दृष्टि का 6 बुक, प्रीलिम्स का सीरीज जो है उसी में से है। प्रीलिम्स प्रैक्टिस से हाँ, जो कि 6 practice। बुकों का संग्रह किया है, ठीक ना। उसी में से ये इकोनॉमिक्स का है। कौन भारतीय अर्थशास्त्र, आज उसका पहला चैप्टर होगा हम लोग का चालू। पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र एक नज़र में। इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेस्ट बुक है, उसमें पढ़ने से आपका इकोनॉमिक्स बहुत बेस्ट हो जाएगा। चलिए, आप लोग को भी अगर इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। ठीक है, आए हैं, चलिए पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यपालक अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं? यानी रियल सेक्टर के बारे में। रियल सेक्टर कौन कौन ऐसे हैं? इसमें किसानों को अपनी फसलें काटना, ठीक है। कपड़ा मिलों को कच्चे कपास को कपड़े में बदलना है। जैसे इसका डिस्कशन पढ़िए। अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रकों में उद्यम, गैर वित्तीय, घरेलू और गैर लाभकारी संस्थाएं शामिल है जो परिवारों की सेवा करती है। अतः कथन 1 और 2 सही है। रियल सेक्टर में आता है किसानों को अपनी फसलें काटना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, ये सब रियल सेक्टर में आता है, मतलब वास्तविक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन पाए, आइए। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? ठीक है। राजकीय कोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति और अस्फीति, बजट, भुगतान संतुलन, विनिमय दर, मुद्रा आपूर्ति और खाद्य श्रृंखला इत्यादि सब आता है। समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य विषय घटक है राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति और अस्फीति, सरकारी बजट, भुगतान संतुलन, विनिमय दर, मुद्रा आपूर्ति और साख का सृजन। देखिए, इसमें जो ना कोई चीज़ व्यापक मतलब अति पे किया जाता है ना, अध्ययन या चीज़ कोई ज्ञात किया जाता है तो समष्टि में आता है। कोई व्यक्तिगत कोई सिंगल पर्सन के लिए होगा व्यष्टि में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादन के विक्रेता अधिक संख्या में है लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न किंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है तो क्या कहलाता है? पूर्ण संवर्धक बोलते हैं उसको। पूर्ण स्पर्धा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पे आए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापक आधार पर बनाते हैं? निरपेक्ष लागत का अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर और अवसर लागत, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बनाते हैं। तीनों निरपेक्ष लागत का अंतर, तुलनात्मक लागत का अंतर, अवसर लागत, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापक सिद्धांत आधार बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है? किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। जैसे मांग का नियम होता है, जैसे मांग का भी उसका क्या बोलते हैं, मांग का नियम। हाँ, मांग लोच बेलोच जो होता है, लोच बेलोच। अगला क्वेश्चन पा रहे हैं, अपवादित मांग वक्र वह है जिसकी ढाल दाईं ओर उपस्थित होती है, दाहिनी ओर ऊपर मुखी होता है। अपवादित मांग वक्र की स्थिति जब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु की गंभीर कमी होने वाली होती है। इस स्थिति में वस्तु के दाम बढ़ने के बावजूद मांग बढ़ने लगती है तथा मांग की वक्र बायां से दायां ऊपर की ओर अर्थात दाहिने ओर ऊपर मुखी बना रहता है। ठीक है राजू जी, लाइट चलिए बढ़िए आगे। पढ़िए अगला क्वेश्चन पाए, वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्ट
का स्तर बदलने बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है क्या कहलाता है? प्रतिस्थापना की सीमांत दर। प्रतिस्थापना की सीमांत दर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाए। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबंध है? प्राथमिक और तृतीय। प्राथमिक में कृषि, द्वितीय में क्वेश्चन पूछ कहीं ना रहा है ना कि देखिए किस क्षेत्र में कृषि पूछ रहा था प्रथम और सेवा पूछ रहा था तृतीय। हो गया। अब वही औद्योगिक पूछेगा तो द्वितीय हो जाएगा। आइए ठीक। अगर सबसे ज़्यादा अभी भारत में चाहे सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 51% योगदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के असंगठित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। संगठित क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अधिक है। सही है। सही है। सही है। वे सामान्य श्रम संघों के संगठित नहीं हैं। नहीं है। श्रमिक सामान्यतः सीमित दिनों के लिए नियुक्त होते हैं। सही है। यानी असंगठित क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है तो सब सही है। सीमित दिनों के लिए नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? ठीक है। चलिए पहले इसका कथन पढ़ते हैं। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा देश के लोगों को ज्ञान, कौशल, अवसर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। गोचर धन का संचय हो जाता है नहीं, अगोचर धन का संचय हो जाता है। अगोचर धन, गोचर क्या है थोड़ा पढ़िए तो इसको। वह अगोचर धन हमारे स्वयं और समाज के अतिरिक्त मूल्यवान गुणों जैसे एकता, ईमानदारी, ज्ञान इत्यादि के विकास से संबंधित है और जो हमारी संपत्ति का ज्ञान और कौशल में वृद्धि के लिए है उसी को क्या कहते हैं? अगोचर धन। अगोचर धन। आगे पाए। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात न तो निर्यात ना तो निर्यात होगा। आइए बढ़िए बड़ा क्वेश्चन पढ़ दीजिए। कौन से निम्नलिखित में से कौन से उपादान किसी व्यक्ति की वस्तु की मांग को प्रभावित करता है? प्रभावित करता है। वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, संबंधित माल की कीमत। संबंधित माल की तीनों कीमत किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। तीनों वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। विकल्प लागत को उत्पादन के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन समझाएं। यदि कुछ सरकार द्वारा कोई मतलब जनता को कोई वस्तु मुफ्त में दिया जाता है तो सरकार क्या करेगी? तो जिससे वही उत्पाद के उपभोक्ता पर कर के देने वाली जनता को अतिरिक्त कर देगी। कोई भी जो तू ज़रा टैक्स लगा देगी, जिससे जो निःशुल्क देगा तो निःशुल्क थोड़ा देगा, या तो कहीं टैक्स बढ़ाएगा तभी तो देगा। उसे टैक्स बढ़ा के अदा करेगी, कर लेगी, बात ही है। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? श्रम, भूमि, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। भौतिक किसी भी कंपनी या चाहे कोई भी औद्योगिक चलाने के लिए, ठीक ना, चार के मेन जरूरत होता है। पहला क्या होता है? भूमि। भूमि पहला भूमि होना चाहिए। भूमि पर काम करने के लिए श्रमिक होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद पैसा होना चाहिए, ठीक ना, पैसा होना चाहिए। अब उसको लागत करने के लिए बाजार होना चाहिए, बाजार भी चाहिए इसके लिए। बाजार चाहिए ना के लिए क्या सोचे जी, उसके लिए बाजार भी चाहिए, ठीक। अगले क्वेश्चन पर कथनों में कौन सा सत्य है? ठीक है, आइए चलिए अब सच सही वाला पढ़ते हैं। भौतिक पूंजी को अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जा सकता है। सही है। भौतिक पूंजी को अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है। इसका डिस्काउंट। भौतिक पूंजी उत्पादन के लिए एक आवश्यक कारक है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीनें, भवन, कच्चा माल तथा नगद मुद्रा मुद्दे आती है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय पूंजी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए कौन सा सही है? मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। सही है, करता है। सही है।
जब शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव संसाधन को विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। सेट का क्वेश्चन है, कुछ याद आया? दोनों क्वेश्चन सेट का ही है। हाँ सही है दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आइए। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है विनिर्माण। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण औद्योगिकरण हो गया। ठीक है, औद्योगिकरण। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? विनिर्माण क्षेत्र, जैसे उद्योग, मतलब क्या उद्योग बनाना, बिल्डिंग बनाना, कोई कारखाना लगाना, ये सब उद्योग में आ जाएगा। तीसरा में क्या होता है? सेवाएं। सेवाएं समझते हैं क्या? बैंकिंग हो गया, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। पहले मतलब जिसके द्वारा सेवा दिया जाता है, पहले पैसा इसमें ले लिया जाता है, फिर सेवा दिया जाता है। हाँ सेवा दिया जाता है। क्या सर, आप भी वही काम कीजिएगा, आपको तो बाद में मिलेगा, लेकिन उनको तो बाद में मिलेगा वेतन। तो टीचर बनेंगे तो बाद में मिलेगा, पहले नहीं बाद में मिलता है। सबको मिलता है बाद में, जो सरकारी कर्मचारी से सभी को बाद में मिलेगा। प्राइवेट सेवा में प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। जैसे कोई कोचिंग में जाइए, पहले पैसा दीजिए तब पढ़िए। सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा भी है। अगला क्वेश्चन पा गए हैं। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा असत्य है? सही है, पढ़िए। वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं और उनके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है तो बाजार क्रिया कहलाती है। गैर बाजार क्रिया कहलाती है। नहीं, सही बाजार क्रिया ही कहलाएगा। वेतन या लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। अच्छा, वेतन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है और उनके लिए श्रमिकों का भुगतान किया जाता है। ठीक, अच्छा, बाजार क्रिया सही है, पढ़िए। जिन क्रियाओं में स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन होता है वे गैर बाजार क्रिया के लिए होता है तो गैर बाजार। गैर। अगला क्वेश्चन पाएं। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र कहा जाता है। वे गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सही है, दोनों सही है। आगे क्वेश्चन पाएंगे। आइए। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पर्यटन, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। व्यापार भी आता है, परिवहन भी आता है इसके तहत। परिवहन मेन है, परिवहन तो मेन होता है। रेलवे क्या है? परिवहन है, उसके द्वारा सेवा दिया जाता है ना। कौन सा कथन असत्य है? पानी पीछे हो, पढ़िए। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती बल्कि स्वयं ही वस्तुओं का उत्पादन करती है। सही तो है? नहीं, गलत है। सहयोग करती है। तृतीय क्षेत्र में गतिविधियां उत्पन्न प्रक्रिया के सहयोग नहीं करती है। करती तो है, अच्छा नहीं लगा दिया है ना। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद की सही तरीके से व्याख्या करती है? जीडीपी के बारे में। जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पढ़िए। किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु को सेवा का मूल्य घरेलू मतलब जीडीपी कहलाता है। देखिए तीनों क्षेत्र हो गया ना, प्राथमिक तीनों क्षेत्र का उत्पाद करके मतलब जो लास्ट में होता है ना उसी को बोलते हैं। सीधे समझिएगा कि एक वर्ष में मगर पूरे वर्ष में अंतिम वस्तु जो उत्पादन और सेवा होता है ना वही जीडीपी कहलाता है। बस इतना ही याद रखिएगा कि अंतिम जो होता है ना एक वर्ष में सेवा और वस्तु उसी को। चलिए नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कौन सा सत्य है? ठीक है।
भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता एकदम है। सही है। बहुत ज़्यादा सही है। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। तृतीय उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का है। क्षेत्र में जैसे कृषि उसी लोग करता है ना, तो आधा लोग तो कृषि में पर निर्भर रहता है, होता है ना, तो सबसे ज़्यादा मिलता है रोजगार। सूती वस्त्र हो गया, मतलब कपास से खेती करना, वस्त्र उद्योग भी आता है वो सब। कोई भी पालन खनन फलाना सब आ जाता है। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में निजी और सरकार, प्राइवेट या सरकार का काम करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही तभी नियोजित तो होता है। है। सही बात है। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, तृतीयक क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक होगा। जितना कच्चा माल मतलब तैयार उपजेगा, फिर बनेगा, तो तभी तो बिकेगा। प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड रहता है द्वितीयक क्षेत्र। दूसरे पर तीसरा, ये दोनों को दोनों मिला पर के तीसरा। हाँ, दोनों पे जो है ना डिपेंड रहता है तीसरा। तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए, दोनों सही है। अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? ठीक है, सही वाला पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित नियमित होती है। मतलब फिक्स है कि आपको मतलब परमानेंट रखा जाता है जॉब पर, मतलब नियमित उसका अवधि फिक्स है। 6 घंटा करना, 10 घंटा करना, 30 दिन करना है। अगला को संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। एकदम सही है। सही है दोनों। अगला क्वेश्चन गलत क्यों है? मगर प्रधान होता है, इनको हो रहा है कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की सेवातन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता कहीं नहीं होता है। होता है, इसलिए गलत हो गया। होता नहीं है इसमें, देता है कि छुट्टी नहीं बीमारी हो जाएगा तो आप थोड़े जाइएगा, अगला लेटर क्वेश्चन। देके, इसलिए गलत। अगला क्वेश्चन पे आइए। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा व्यक्ति करता और है? राज, व्यक्ति और राज्य का। जब दोनों होगा तब न विकास होगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं। आइए। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य क्या है? कर रहा है? असंगठित क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र, असंगठित, यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता है नहीं और श्रमिकों को बिना किसी कारण कार्य से हटाया जा सकता है। इसी को असंगठित फिक्स नहीं रहता है कि नहीं अब इसको हमारा मर्जी, जब आपको हुआ हटा दिए, काम करा लिए हटा दिए। असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम या विनियम नहीं होते होती हैं। है, होती है। नियम होता है, मगर ये हटाने का काम उसका है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? मित्र को, व्यापारी को, साहूकार को, रिश्तेदार। मित्र को, व्यापारी को, साहूकार और रिश्तेदार को। ये सबसे लिया गया ऋण वास्तविक ऋण कहलाता है, यानी कर्ज ऋण कहलाता है। अनौपचारिक अनौपचारिक ऋण क्षेत्र कहलाता है। ऋण के अंतर्गत जैसे बैंक को बैंक सब लोग अगर तो देता है, शाखा- सब औपचारिक ऋण वो तो फिक्स है, मित्र को दिए जरूरी थोड़ा को देवे करेगा। तब क्या बोलते हैं व्यापारी रिश्तेदार को, साहूकार किसको बोलते हैं? जो गांव में नहीं, सूदखोर को, सूदखोर, हाँ। सूदखोर को। हाँ, हाँ। औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्र को घटते क्रम में लगाए। अच्छा क्या बोले, घटते या बढ़ते? क्या है? घटते क्रम। अब सबसे ज़्यादा बढ़ जाइए कृषि 70 से 77%, उसके बाद सेवा 15 से 20% और विनिर्माण में 10%। इसमें कम, मतलब सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में। हाँ, सबसे ज़्यादा लोग इस क्षेत्र में काम करता है, इसका बात। कृषि, तब सेवा और विनिर्माण। विनिर्माण में तो कंपनी अपना ही आजकल लगा रहा है। मशीन से होता है ना। हाँ, तब इसलिए कम होगा। खेत मतलब उपजाने में ज़्यादा लोग लगेगा, बनाने में थोड़ा सा उसका कम, मतलब मशीन द्वारा बन जाएगा, लेकिन बेचने में तो ज़्यादा दिन चाहिए ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक
संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल है? औपनिवेशिक शासन, रेल, पतन, जल परिवहन, डाक। रेल हो गया, पत्तन हो गया, मतलब पतन वही बंदरगाह हो गया, जल परिवहन हो गया, डाक तार हो गया। जो चीज़ किसी भी चीज़ को पहुंचा दे आपके पास। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना है। चलिए अगला क्वेश्चन पाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, सरकार और प्राइवेट, जिसमें निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का विद्यमानता हो। अगला क्वेश्चन, यदि श्रम पूंजी में सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिए गए विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? पूंजीवादी अर्थ। इसमें पूंजीवादी पैसा बहुत ज़्यादा होना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति बाजार की शक्ति पर निर्भर करती है, ठीक ना। इस व्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण और उनकी क्रय क्षमता का निम्नलिखित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है? ठीक है, पढ़िए। निजी संपत्ति का संग्रह नहीं किया जा सकता। ये समाजवादी का नहीं, लक्षण नहीं है। समाजवादी नहीं, पूंजी का है, पूंजीवादी का है, ये पूंजीवादी का है। ठीक है। इसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। सही है, होता है। इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है। ठीक है, सब सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच सही अंतर स्पष्ट करते हैं? भौतिक पूंजी निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है, जबकि मानव पूंजी के साथ ऐसा नहीं है। सही है। मानव पूंजी को बेचा जा सकता है, जबकि भौतिक पूंजी को बेचा नहीं जा सकता है। बेचा भौतिक मतलब मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता है। मानव पूंजी को कहाँ से बेचिएगा? भौतिक को बेच पूंजी मशीन हो गया, उसको बेच सकते हैं, लेकिन मानव पूंजी से श्रम से करता है, उसको थोड़ा बेच सकते हैं। नहीं, मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता है, जबकि भौतिक पूंजी को बेचा जा सकता है। भौतिक पूंजी अन्य वस्तुओं की भांति दृश्य होती है, तो वही मानव पूंजी अदृश्य होती है। ठीक है। मेहनत के बारे में बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन पर आए। हाँ। मानव विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? ठीक है। मानव विकास इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। सही है। मानव विकास के संदर्भ में मानव स्वयं ही शांत भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव पूंजी का स्रोत हो सकता है? ठीक है। शिक्षा में निवेश, निवारक दवा जैसे टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, कार्य के दौरान प्रशिक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? मानव संसाधनों की अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना। ठीक है। मानव संसाधन का अभियंतक और डॉक्टर के रूप में परिवर्तन होना। इंजीनियर के बाद बोला, मानव संसाधन इंजीनियर और डॉक्टर। मानव पूंजी निवेश सबसे ज़्यादा इन लोग ज़्यादातर पैसा कमाते हैं। बढ़िया। जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसी भौतिकी संरचनाओं को कारखानों जैसी भौतिकी पूंजी में परिवर्तित कर सकती है, उसी प्रकार यह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता और डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकते हैं। मानव संसाधन में मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन। कथनों पर विचार कीजिए। राजू जी क्या कर रहे हैं? कौन सा कथन सही है? अच्छा, कौन सा सही है? वे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। सही है।
श्रमिक केवल पुरुष होते हैं। महिला नहीं होती है, खाली पुरुष महिले भी नहीं होता है, बच्चा भी होता है 14 वर्ष से ऊपर है। हाँ, और अस्थायी रूप से काम करने वाले व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा जाता है, उसको? कहाँ नहीं माना माना जाएगा। माना जाएगा। शशि जी जाने वाले हैं, अभी फिलहाल में बनेंगे 9 to 10 पढ़ाएंगे, मास्टर साहब बनेंगे, गुरुजी कहलाएंगे। चलिए निम्नलिखित बढ़िया युगों सब पर बता विचार दीजिए। कीजिए, हाँ कौन सा सुमेलित है। ठीक है। स्वनियोजित, स्वनियोजित उसको कहते हैं जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक है। जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हो। संगठित क्षेत्र उसको कहते हैं जो 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक क्षेत्र। अनियत मजदूरी उसे कहते हैं दूसरे के खेतों में काम करने के बदले में प्राप्त परिश्रमिक। सही है। किसी दूसरे में जो काम करता है अनियमित नियमित नहीं होगा। आज की है, मतलब खेती अभी रोपनी का सीजन चल रहा है, चल रहा है ना अभी। चालू हो गया था। चालू तो अब कितना 10 से 15 दिन, इसके बाद फिर क्या कीजिएगा? तो अनियमित नहीं हुआ, नहीं बताया उन्हें, अनियमित हुआ ना। एक होता है फिक्स है कि आपको बिहार पुलिस का ड्यूटी करना है तो करना है, क्या तो नियमित हो गया, बात ये है। 41 अगला क्वेश्चन पाइए। आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। एकाधिकार है। आपूर्ति वक्र एकाधिकार का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन श्रम बल के अनियमितीकरण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। श्रमिकों का नियत वेतन ठीक है, रोजगार से हटकर ठीक, अनियत श्रम रोजगार की ओर जाना। ठीक है। श्रमिकों का नियत वेतन रोजगार से हटकर अनियत श्रम रोजगार का होना की ओर श्रम आना। बल का अनियमितीकरण का सर्वाधिक उदाहरण है। रोजगार की ओर जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पादन में जिस तरह परिवर्तन होता है उसे कौन सी नियत के रूप में जाने जाते हैं। नियम होता है पैमाने का प्रतिफल। पैमाने का प्रतिफल पढ़िए तो होता इसको है। थोड़ा सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है, तो उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है, तथा जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है, तो उत्पादन फलन पैमाने के विद्यमान फलन के प्रतिशत करता है। ठीक है। वही जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत और समानुपातिक वृद्धि कम होती है, तो यह ह्रास प्रतिफल को दर्शाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। चलिए ये क्वेश्चन प्यास लगा है, पानी पीजिएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं। कथन कारण है, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को मिलते हैं। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। सही है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होती है। सही है। सही है, दोनों सही है। कथन ए और दोनों सही है, तो व्याख्या सही नहीं करता है। कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान, पहचान, नियंत्रण, खाद्य पूर्ति आदि को सम्मिलित किया जाता है। सही है। तृतीयक स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निपटान किया जाता है। अगला तृतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंध तय किया है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान, समाधान जानिएगा तभी तो, ज्ञान, पहचान, निरंतर खाद्य पूर्ति में शामिल किया गया। तीसरा में स्वास्थ्य सेवा करना। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र में अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक एजेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है। व्यक्ति अथवा संस्थान जो आर्थिक
निर्णय लेते हैं आर्थिक आर्थिक एजेंट कहलाते एकदम हैं। सही है। आर्थिक एजेंट के अंतर्गत सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी शामिल है। सही है। दोनों सही है समष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक एजेंट के संदर्भ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? J.M. किंग्स, J.M. किन्स समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक। ब्रिटिश और साथी थे। अच्छा, ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश संबंधित है। आइए नेक्स्ट। एडम स्मिथ क्या बोला था? धन का विज्ञान। हम का विज्ञान। अर्थव्यवस्था का, अरे अर्थशास्त्र का जनक को बोला जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेडार्ड क्विंस को माना जाता है। ये कि आगे भी पढ़ लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग शाखा के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन एम्किंस की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की 1936 के प्रकाशित होने के बाद हुआ। अपने पूर्ववर्ती विपरीत किन्स के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर निर्भरता का परीक्षण करता है। एक पुस्तक आता है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की इसकी लेखक कौन है? J.M. किन्स। कब प्रकाशित हुआ था? 1936। क्वेश्चन कुछ समझ में, स्टेट में क्वेश्चन था ही, सेम क्वेश्चन था ही। आज भी आया था मेरे से। हाँ, तो इसी तो हम बोलें, देखते हैं आइए क्वेश्चन। बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सत्य है? एक पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी उद्यमी को उत्पादन के संचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। सही है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं देता। कहाँ गई आप? पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आइए। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय है, यानी क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलता है, इन्वेस्टमेंट बोलता है। इसको क्या होता है? इन्वेस्टमेंट उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसी को तो बोलते हैं निवेश। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आइए दो क्वेश्चन और पढ़ के खत्म, दो क्वेश्चन और पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं हैं? बाजार के लिए उत्पादन के कारकों में निजी स्वामित्व, पूंजी का निरंतर संचय, जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा हो, जैसे अमेरिका में सब पूंजीवादी है। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आने वाले शब्दों और उनके परिभाषाओं के युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित है? पूंजी स्टॉक क्या है? उत्पादन के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक। सही है। फर्म है उत्पादन इकाई। निर्गत क्या है? निर्गत है क्या? निर्गत उद्यमियों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन कर बाजार में उसको बेचना या लाभ कमाना ही निर्गत कहलाता है। ठीक ना? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर बाजार में। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष है। अर्थव्यवस्था में क्या आधार वर्ष है भाई साहब? वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग उसके वास्तविक GDP की गणना से की जाए। वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक GDP का गणना की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिवारिक क्षेत्र के संदर्भ में सही है? ठीक है। एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो उपभोग से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो उपभोग से संबंधित निर्णय स्वयं लेती है। और एक से अधिक व्यक्तियों का समूह
जिसके उपभोग से संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जिसके उपभोग से संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पाए। हाँ पढ़िए। समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में श्रम शब्द से तात्पर्य है उत्पादन के संचालन के लिए मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है, जिसे श्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए मिलान करना है इसमें ना, कौन सा सुमेलित है। पढ़िए। वस्तु विनिमय पढ़िए। अनौपचारिक क्षेत्र में जो विनिमय मुद्रा के बिना होता है। चलिए, अनौपचारिक क्षेत्र में जो विनिमय होता है मतलब मुद्रा के बिना होता है, वह कारक किसी फॉर्म या व्यक्ति के लाभ या हानि से संबंधित है। वह कारक ठीक है। निजी आय, निजी को उपगत होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय को निजी आय घरेलू उत्पादन से तात्पर्य करता है। अब रहने देते हैं। ठीक। बोलिए, कुछ बोलिएगा शशि जी, कुछ बोलना चाहते हैं? बोले आज इतना ही क्वेश्चन पे स्टॉप किया जाए। गए थे लोग गौरव सर के आज सेमिनार में, कुछ शायरी बोलिएगा। बोलिए कुछ मोटिवेशन वहाँ से और लेके सुने, आए। बड़ा जबरदस्त अच्छा लगा सकिन। बोलिए ना। शशि जी पर बोल रहे हैं। शशि जी बड़ा टेंशन में रहते हैं, हम जब देखते हैं तब टेंशन में। कहाँ रहते थे? जानते हैं क्या बोले? आपको भैया का न हुआ है। गौरव सर क्या बोले हैं? आपका भी हो जाएगा बहुत जल्दी। सब्र करिए वो मंजर भी आएगा। वाह। क्या? सब्र करिए वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। वाह वाह। यूँ थक के ना बैठ मेरे मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा। ठीक ना? इसीलिए आप पर हम बोलें कि आप बहुत देखते हैं टेंशन में रहते हैं। काहे टेंशन लेते हैं? हम लोग का नहीं होता किसका होगा? होगा, सबका होगा। क्या दम होगा।